हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर 3 अप्रैल 2016 की शिफ्ट 3 में हुआ था उसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे वे सारे सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या है। मतलब ये 3 डिस्काउंट दिए गए हैं एंड वी हैव टू कैलकुलेट वन डिस्काउंट विच इज़ इक्विवेलेंट टू ऑल दीज डिस्काउंट्स। ठीक है कि इन 3 डिस्काउंट के इक्विवेलेंट हमें एक बट्टा निकालना है, मतलब डिस्काउंट निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है a प्लस बी माइनस a क्रॉस b बाय 100। ठीक है ना, a और b क्या है, डिस्काउंट। तो पहला डिस्काउंट क्या है 25%, फिर दूसरा क्या है 20 माइनस 25 गुना 20 बाय 100। सोल्व कीजिए, 20 से कैंसिल होगा, 20 पंजे 100, फिर 5 से पंजू 25, तो 25 और 20 45 में से 5 घटाइए, हमारे पास आ गया 40। ठीक है, तो इन दो जो डिस्काउंट के इक्विवेलेंट में 40 लिख सकता हूँ। अब फिर से यही फॉर्मूला, अब इसको और जो बचा हुआ है 10% इनको सोल्व करेंगे। तो a की जगह अब 40 रखिए, b की जगह अब 10 रखिए, माइनस 40 गुना 10 डिवाइड में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 10 और 40 50 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 46। तो इन तीनों डिस्काउंट के इक्विवेलेंट क्या आया 46%। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का एक कंटेनर 3/5 भरा था, जब उसमें से 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो यह सिर्फ 1/8 भरा रह जाता है। कंटेनर की कुल क्षमता कितनी है। अब देखिए शुरू में कितना भरा हुआ था 3/5। ठीक है, जब इसमें से 38 लीटर जो वाटर है निकाल लिया गया तो कितना बचा फिर 1/8। ठीक है, टोटल का। अब देखिए शुरू में 3/5 था, फिर 1/8, तो मैं क्या करता हूँ डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, यानी हर में जो नंबर है 5 और 8 इनका एलसीएम लेके उसी को कंटेनर की कुल क्षमता मान लेता हूँ। ठीक है ना, तो 8 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 40। तो मान लीजिए 40 यूनिट क्या है, कुल क्षमता है किसकी, कंटेनर की। ठीक है ना, ये मैंने मान लिया है। अब देखिए, अब फिर से शुरू से इक्वेशन पढ़ते हैं। 40 लीटर क्या था, 40 यूनिट क्या है कंटेनर की क्षमता। पानी का एक कंटेनर 3/5 भरा हुआ है, 40 का 3/5 कितना होता है, देखिए 40 का 3/5 ये होता है 24। तो 24 यूनिट वो भरा हुआ था। ठीक है ना, 40 में से 24 यूनिट भरा हुआ था। जब उसमें से 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो यह सिर्फ 1/8 भरा रह जाता है। अब यहाँ तो यूनिट में है, अब मुझे नहीं पता कि यूनिट के हिसाब से कितना निकाला, लेकिन मुझे ये पता है कि 38 लीटर वाटर निकाला गया है। ठीक है, और निकालने के बाद ये टोटल कैपेसिटी का 1/8 भाग रह जाता है। तो टोटल कैपेसिटी 40 है। ठीक है, 38 लीटर निकालने के बाद ये टोटल का 1/8 रह जाता है, यानी 40 का 1/8 कितना है 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट रह गया। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ, 40 यूनिट जो है दोनों तरफ मैंने माना है कुल क्षमता। कैसे माना, मैंने डिनोमिनेटर के जो नंबर हैं उनका एलसीएम ले लिया, फिर 3/5 क्या था भरा हुआ, फिर 1/8 यानी 5 यूनिट रह गया जब 38 लीटर निकाला गया। अगर मैं यूनिट में कहूँ तो कितना निकाला है 24 माइनस 5 19 यूनिट। 19 यूनिट बराबर है 38 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई है, 1 यूनिट की वैल्यू आई है 2 लीटर। कुल कैपेसिटी कितनी माननी थी 40 लीटर, हमें कुल कैपेसिटी निकालनी है ना 40 लीटर, 40 यूनिट माननी थी, और 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुल कैपेसिटी आ जाएगी 80 लीटर। ठीक है ना, 40 यूनिट हमने माना कि कैपेसिटी है और 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर आई, मल्टीप्लाई किया 80 लीटर। तो ऑप्शन
डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में शहर पी से क्यू की ओर जाती है। तो अब ये पी है, ठीक है, ये क्या हुआ है, धारा की विपरीत दिशा में जा रही है, तो धारा किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। और नाव किस डायरेक्शन में जा रही है, धारा के विपरीत पी से क्यू, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो और फिर वो क्या करती है, पी से क्यू जाके क्यू से वापस पी की ओर आती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 35 किलोमीटर पर हावर है, यानी नाव की जो गति है वो 35 किलोमीटर पर हावर है, और धारा की जो गति है वो 5 किलोमीटर पर हावर है, ठीक है। तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी रहेगी, यानी एवरेज स्पीड ऑफ बोट, ठीक है ना, नाव की निकालनी है, वो फाइंड आउट करनी है। अब जब नाव इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है ना, तो उसकी खुद की गति कितनी है 35, लेकिन सामने से धारा की भी कुछ ना कुछ गति है, कितनी है 5, ठीक है। नाव की 35 है और धारा की 5, तो जो वाटर की जो धारा है वो क्या करेगी, बोट को इस डायरेक्शन में जाने से रोकेगी। तो ठीक है, तो जो नाव की जो गति थी वो कम हो जाएगी, कितनी कम होगी, 35 माइनस 5 30 तक पहुंच जाएगी, ठीक है ना। पहले क्या थी 35, अब 5 कम हो गई, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में गति कितनी है 30 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। जब क्यू से पी की तरफ आएगी नाव, तो 35 तो उसकी खुद की गति है, पीछे से वाटर भी धक्का मारेगा जिससे स्पीड बढ़ेगी। अब कितनी हो जाएगी 35 और 5 40 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। अब हमें निकालना है औसत गति। औसत गति होती है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है ना। तो मैं पहले दूरी निकालता हूँ, ये पी पॉइंट था, ये क्या है क्यू पॉइंट, ठीक है ना। मान लीजिए पी से क्यू तक जाने में मुझे 1 घंटा लगा, पी से क्यू तक, ठीक है। तो गति कितनी थी 3 किलोमीटर पर हावर, यानी 1 घंटे में 30 किलोमीटर पर हावर, यानी 1 घंटे में 30 किलोमीटर, और समय भी मैंने 1 घंटा माना हुआ है, तो दूरी कितनी आ जाएगी 30 किलोमीटर, ठीक है ना। पी से क्यू की दूरी कितनी है 30 किलोमीटर जो 1 घंटे में तय की, और क्यू से पी की दूरी कितनी है वो भी 30 किलोमीटर, लेकिन समय जो है वो हमें निकालना है। समय कैसे निकालोगे, गति होती है दूरी बटे समय, ठीक है। अब समय हमें निकालना है, दूरी हमें दी गई है 30 किलोमीटर दे दी, और गति कितनी आएगी डिवाइड में 40 किलोमीटर, क्योंकि क्यू से पी की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अब 40 किलोमीटर, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना समय लगा 3/4 घंटे। तो पी से क्यू तक जाने में अब समय लगा है 3/4 घंटे। हमें निकालना था औसत। औसत का फॉर्मूला क्या है, कुल दूरी कितनी है 30 किलोमीटर पी से क्यू से पी 30 किलोमीटर, 30 और 30 60 किलोमीटर, डिवाइड में क्या है कुल समय 1 घंटा पी से क्यू तक का, और क्यू से पी तक का कितना है 3/4, ठीक है। तो 60 बटे इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4 और 3 7, और 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। 240/7, तो इसका आंसर रहेगा 34.28, ठीक है ना। 240 जो आया था 240/7 करोगे तो आपके पास बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर है, वो आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, 35 और 70 के एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 25 के फैक्टर बनाऊं तो क्या आएंगे 5 × 5, 35 के 5 × 7, और 70 के 5 × 2 × 7, 7 × 2, ठीक है। अब जो कॉमन है उसको हम एचसीएफ बोलते हैं, तो तीनों नंबर में कॉमन क्या है 5, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 5। एलसीएम क्या होता है, जो रिपीटेड है उसको एक बार लिखिए, 5 5 5 इसको मैं एक ही बार लिख रहा हूँ, 7 7 इसको मैं एक ही बार लिख रहा हूँ, ठीक है। तो
5 की 5 के साथ गुना करेंगे 25, 25 दूनी 50, 50 सत्ते 350, तो एलसीएम कितना आ गया 350। तो हमें इन दोनों का क्या करना है, अनुपात निकालना है। एचसीएफ आगे है, एलसीएम पीछे है, तो काट दीजिए 5 पे, 5 सत्ते 35, 0, 1:70। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, सी की मदद से वे उसी काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं, सी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। देखिए ए जो है वो काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में, ये टोटल टाइम है। और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिनों में। ठीक है, सी का हमें पता नहीं है कि कितने दिन में कर सकता है, वो तो निकालना है। तो देखिए ए 10 दिन में करेगा, बी 20 दिन में। मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आया 20। तो मैंने मान लिया हमारा जो टोटल काम है वो 20 यूनिट है। ठीक है, ये डे है यानी टाइम। ठीक है, अब ए जो है 20 यूनिट काम 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 20/10 यानी 2 यूनिट पर डे। ठीक है, बी कितना करेगा, 20 यूनिट काम 20 दिन में करता है, तो 1 यूनिट पर डे। अब क्या है, सी की मदद से वे उसी काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं या करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलके 20 यूनिट काम को 5 दिन में कर देते हैं। तो वो तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 20 के डिवाइड में 5 यानी 4 यूनिट पर डे। अब ए 2 यूनिट काम कर रहा है, बी 1 यूनिट, तो सी भी कितना करेगा, 1 यूनिट। तो सी एक दिन में काम करता है 1 यूनिट पर डे। तो हमें निकालना क्या है, सी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। अब सी क्या करता है, एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और काम है 20 यूनिट, तो समय पूछा है, तो 20/1 यानी 20 दिन। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 मीटर और 14 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, यदि उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए एक की लेंथ कितनी है, 9 मीटर, दूसरे खंभे की लेंथ है 14 मीटर। ठीक है, हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और बेस की कितनी दूरी है यानी आधार की 12 मीटर। ठीक है, मैंने क्या किया, एक इसके पैरेलल एक लाइन खींची। ठीक है, इसको नाम दिया ए बी सी डी। अगर बी डी की लेंथ 12 मीटर है तो ए सी की भी लेंथ 12 मीटर होगी। ठीक है, ए बी की लेंथ 9 मीटर है तो सी डी की लेंथ भी 9 मीटर होगी। टोटल लेंथ कितनी है, 14, 9 सी डी की लेंथ है, तो इसको मान लीजिए ई सी की लेंथ कितनी होगी, 14 - 9 5 मीटर। ठीक है, हमें ए ई की लेंथ निकालनी है, सिंपल है। ये कोण 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये ट्रिपलेट होते हैं। अगर बेस और आधार दो नंबर 5 और 12 हैं तो हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण हमेशा 13 रहेगा। ठीक है ना, 3 और 4 आधार और लंब है तो कर्ण हमेशा 5 रहेगा। ये ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करें। तो यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे निकाल भी सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम से मान लीजिए ये x है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, x का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर है, आधार का स्क्वायर यानी 144, लंब का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा 169, तो x की वैल्यू क्या आई 13। ये करने की जरूरत नहीं है अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट याद हैं। 6-7 ट्रिपलेट हैं बेसिक, छोटे, वैसे है इनफाइनाइट। ठीक है ना, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखने की जरूरत है। 2-4 और हैं, बार बार यूज होते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 616 और 2 है। यदि एक संख्या 22 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 2 संख्याएं मैंने मान ली x और y।
ठीक है, जिनका LCM और HCF हमें दिया गया है। हमेशा याद रखें दोनों संख्याओं की गुना बराबर होती है LCM और HCF की गुना की। ठीक है, अब एक संख्या क्या है दी हुई है 22, दूसरी संख्या यानी y हमें निकालनी है। LCM की वैल्यू क्या है 616 और HCF कितना है 2, जो कटता है काट दीजिए, 2 पे कैंसिल होगा 11, फिर 11 पे कैंसिल, 11 पंजे 55, 11 छिक 66, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56 यानी 56। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1600 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के चौथाई भाग बराबर हों। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करते हैं। पहला जो नंबर है उसका 7वां भाग, तो ए ऑप्शन में देखिए 907 से भाग होता है, नहीं होता, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बी ऑप्शन में जो पहला नंबर है 700, क्या वो 7 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। 700 के डिवाइड में 7 करेंगे तो 100 आएगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। उसके मैं नंबर लिख रहा हूँ 700, 500 और 400। सी ऑप्शन में भी 700 है, तो सी ऑप्शन भी सही हो सकता है, 700, 600 और 300। ठीक है, लेकिन डी ऑप्शन में 800 है, डिवाइड में 7 करूँगा तो डी ऑप्शन ये गलत है। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन जो है वो हमारे सही हो सकते हैं। अब इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। वो क्या कहता है? पहले भाग के 7वां भाग। ठीक है ना, पहला जो नंबर है इसका 7वां हिस्सा कितना रहेगा? 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 100। यहाँ भी 1/7 करेंगे 700 का तो क्या आएगा? 100। ठीक है, अब दूसरा भाग यानी दूसरा नंबर 500 और यहाँ पे 600 दिया गया है, उसका 5वां, तो 500 का 5वां भाग कौन सा है? 100। और 600 का 5वां भाग कौन सा है? 120। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं जबकि बराबर होने चाहिए, तो सी ऑप्शन में गलत हो गया। बचा कौन सा? बी। अब बी में 400 और है, हालांकि आंसर तो हमें पता चल गया, लेकिन ये भी चेक करते हैं तीसरे भाग के चौथाई भाग। तीसरा भाग ये है 400, इसका चौथाई भाग यानी 1/4 कितना आ गया? 100। आप देख सकते हो तीनों नंबर इक्वल हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी तथा PQR दो समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है ना, सिमिलर ट्रायंगल हैं। यदि उनके ऊंचाई AD और PS का अनुपात 3:8 है तो त्रिभुज ABC और PQR के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जो ट्रायंगल्स हैं उसमें एक थ्योरम होती है जिसमें जो एरिया होता है, एरिया A1, एरिया A2, ठीक है, ये इक्वल होता है जो कोरोस्पोंडिंग साइड है, साइड 1, साइड 2, उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो हमसे पूछा है एरिया 1, एरिया 1 मतलब ABC और एरिया 2 मतलब ट्रायंगल PQR का एरिया। ठीक है ना, वो किसके बराबर होगा? उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड है उनके रेशियो के स्क्वायर के। तो रेशियो कितना दिया हुआ है AD और PS का? 3:8, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए यानी 9/64। तो एरिया का रेशियो पूछा है वो कितना आएगा? 9:64। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नंबर दिए गए हैं और हमें मीडियन निकालनी है। ठीक है ना, मीडियंस के लिए क्या है? नंबर्स को या तो बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते क्रम में। ठीक है ना, तो एस्केंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ। सबसे छोटा क्या है? 10, फिर 13, फिर 15, फिर 16, फिर 19, फिर 21, फिर 29। ठीक है ना, नंबर काउंट कीजिए 2, 4, 6, 7, 7 है तो 3 यहाँ से छोड़ दीजिए, आगे से 3 पीछे से, जो नंबर बचा वो क्या है? हमारी मीडियंस। तो 16 आंसर सही है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बेलन का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा उसमें 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। तो एक बेलन यानी सिलेंडर जो है वो, उसकी लेंथ मुझे नहीं पता टोटल, ठीक है ना, दी नहीं हुई है, तो उसका व्यास दिया हुआ है यानी डायमीटर 6 सेंटीमीटर। और मान लीजिए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो है
10 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक वाटर भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक। उसमें एक गोलाकार गेंद डाली जाती है। मैंने इसके अंदर क्या किया, ये गेंद है और इसको मैंने यहाँ पे अंदर डाल दिया, तो पानी का स्तर 0.5 सेंटीमीटर बढ़ गया, यानी ये जो वाटर था, ये वाटर लेवल इतना हो गया, यानी ये जो है 0.5 ऊपर चढ़ गया, ठीक है ना, वाटर का लेवल। तो गेंद का व्यास ज्ञात कीजिए। अब देखिए गेंद की जो वॉल्यूम थी यानी आयतन, वो किसके बराबर है, ये जो वॉल्यूम है यानी ये जो आयतन है इसके बराबर है, ठीक है। तो इस सिलेंडर का, ये छोटे से सिलेंडर का, ठीक है, आयतन निकालिए। तो इसका बेलन का आयतन कितना रहेगा, बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वेयर एच, ये मैंने R1 ले लिया, ठीक है। पाई एच इट इज, R1 की वैल्यू कितनी है, देखिए पूरा व्यास 6 है तो R कितना आएगा 3, तो R1 की वैल्यू 3 है तो स्क्वेयर कितना आ जाएगा 9। हाइट कितनी है, हाइट ये नहीं लेनी 10, ये जो चेंज हुई है 0.5, ठीक है। अब ये तो आ गया बेलन का आयतन। यही आयतन किसका रहेगा, गेंद का। गेंद का आयतन कितना रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, अब देखिए तो R1 थी, आर क्या है, गेंद की रेडियस, ये रेडियस, ठीक है। दोनों आयतन बराबर होंगे, ये और ये, ठीक है, तो मैं दोनों बराबर कर देता हूँ, पाई गुना 9 × 0.5, ठीक है। अब पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। अब 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2, तो आर क्यूब कितना है, ये 3 इधर जाएगा तो 3 और 9 कितना होता है 27, ठीक है, डिवाइड में 4 डिवाइड में जाएगा और 0.5 का क्या होता है मान 1/2, यानी डिवाइड में क्या आ जाएगा 8, ठीक है। तो आर क्यूब 27/8 है, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर क्यूब और 8 को लिखूँ 2 की पावर 3, ठीक है ना। तो ये तीनों पावर कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या आई 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर, यानी ये जो रेडियस आई है वो किसकी आई है, गेंद की। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24,000 रुपये पर 2 वर्ष में 25% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक चक्रवर्धित होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है और मूलधन कितना दिया हुआ है 24,000। 24,000 हमें मूलधन दिया हुआ है और समय है 2 वर्ष। अब दर जो है 25% है, 25% का मतलब होता है 25/100 यानी 1/4। अब पहले साल ब्याज कितना लगेगा 24,000 पे, 24,000 का 1/4 करेंगे तो 6 चौक 24, ठीक है ना, तो 6,000 क्या आ जाएगा ब्याज, ठीक है ना। 24,000 का 1/4 करेंगे तो 6,000 आ गया ब्याज। अब दूसरे साल क्या होगा, 24,000 का 1/4 करेंगे तो 4 6 24, फिर से 6,000 ब्याज लगा, ठीक है ना। अब चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज होता है, यानी 6,000 के ऊपर भी ब्याज मिलेगा, तो 4 से काटोगे 6,000 को तो आएगा 1,500। तो हमें टोटल ब्याज निकालना है 6,000 और 6,000 12,000 और 1,500 कितने हो जाएंगे 13,500। तो 13,500 रुपये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है। ये आयत है, ठीक है। आयत की जो लंबाई है चौड़ाई का 6 गुना है, तो चौड़ाई मैंने x मान ली तो लंबाई कितनी रहेगी 6x। यदि आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना है। देखिए परिमाप कितना है, जो लेंथ ये है वही ये रहेगी, जो लेंथ ये है वही ये रहेगी। तो परिमाप निकालिए 6 और 6 12x, 13x 14x। तो परिमाप कितना है 14x, लेकिन एक्चुअल में कितना दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो चौड़ाई कितनी आई 4 और लंबाई कितनी आई 6 चौक 24 सेंटीमीटर। हमें निकालना है ये क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 24 गुना 4, ठीक है। 24 गुना 4 यानी क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। ये दीवार है, ठीक है, ये हमारा बेस हो गया यानी ज़मीन, ठीक है। एक 10 मीटर लंबी, ये 10 मीटर लंबी सीढ़ी है जिसकी लेंथ 10 मीटर दी हुई है, नाम रख दिया मैंने ए और बी। तो ए बी एक सीढ़ी है जिसकी लेंथ 10 मीटर है। यह ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये कोण जो है 30 डिग्री है। सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें लेंथ निकालनी है। मान लीजिए ये h है, तो ये कोण कितने का रहेगा। देखिए ये जो दीवार है वो बेस के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो हमें पता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर यानी लंब बटे हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। तो हाइट अपॉन कर्ण कितना है 10, ठीक है। साइन थीटा, थीटा होता है ये एंगल, ठीक है ना। तो ये कितना दिया हुआ 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर है h/10। तो 10 यहाँ पे जाएगा तो 10/2 कितना आ जाएगा 5, 5 h की वैल्यू आ गई। तो हमसे हाइट पूछा था वो कितनी है 5 मीटर, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी को एक मेज 20% लाभ पर बेची। ए ने बी को कितने प्रतिशत लाभ पे मेज बेची है, 20%, ठीक है। मैंने मान लिया ए ने वो खरीदी थी 100 यूनिट की, ठीक है। तो ए ने 100 यूनिट की खरीदी थी, तो 20% का मतलब 20 यूनिट, यानी बी को बेची कितने की 120 यूनिट की, ठीक है। बी ने वही मेज सी को 25% लाभ पर 750 रुपये में बेच दी। बी ने 25% लाभ पर सी को यही मेज बेच दी। तो 120 का 25% कितना होता है, 25% का मतलब है 1/4, यानी 120 का 1/4 कितना हुआ 30, ठीक है ना। तो 120 की खरीद के 30 यूनिट ज़्यादा में बेची है, तो बेची कितने की 150 यूनिट की, ठीक है। 150 यूनिट एक्चुअल में कितना दिया हुआ है 750 रुपये। 150 यूनिट बराबर है 750 रुपये। एक यूनिट किसके बराबर होगा, 750 के डिवाइड में 150 करना तो 5 रुपये के बराबर, ठीक है ना। हमसे पूछा है ए ने मेज खरीदने के लिए वास्तव में कितने रुपए अदा किए थे, यानी हमें ये वैल्यू निकालनी है। एक यूनिट की वैल्यू 5 रुपये है, तो 100 यूनिट की कितनी होगी 100 गुना 5 यानी 500 रुपये। तो ए ने वो मेज कितने रुपए की खरीदी थी 500 रुपये की। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलती है और अगला 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। रेलगाड़ी की औसत गति कितनी है। देखिए मान लीजिए वो ए से बी तक गई, ठीक है, फिर बी से सी तक गई, ठीक है ना। तो ए से बी तक कितनी दूरी तय की 1 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड क्या थी 240 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और बी से सी तक 1 किलोमीटर और स्पीड क्या थी यानी गति 80 किलोमीटर पर हावर या प्रति घंटा, ठीक है ना। हमें निकालना है औसत गति हमें निकालनी है। औसत गति होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। अगर बात करूं मैं कुल दूरी की, तो कुल दूरी कितनी है ए से बी तक 1 किलोमीटर, बी से सी तक 1 किलोमीटर, तो कुल दूरी आ गई 2 किलोमीटर। बट कुल समय हमें नहीं पता कि ए से बी तक जाने में कितना समय लगा, बी से सी तक जाने में कितना समय लगा, ये हमें नहीं पता। गति का फॉर्मूला क्या होता है, गति का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो समय कैसे निकालोगे,
समय को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए तो उस समय आ जाएगा दूरी बटे गति। तो यहाँ पर समय कैसे निकालोगे, दूरी क्या है 1 किलोमीटर और डिवाइड में गति आएगा यानी 240 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे समय कैसे आएगा, दूरी बटे गति, तो ये आ गया टोटल समय। ठीक है ना, ये जोड़ के डिवाइड में करिए 1/240 प्लस 1/80। ठीक है, तो 2 बटे, अब इसका एलसीएम ले लीजिए 240 और 80 में एलसीएम क्या आएगा, 240 ही आएगा। तो 240 से 240 कैंसिल, 1, 240 के डिवाइड में 80 करूँगा 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 एज इट इज़। ठीक है, अब क्या करिए 3 और 1 4, 2/4 और 240 क्या हो जाएगा ऊपर गुना में चला जाएगा। ठीक है ना, तो कैंसिल कीजिए, 2 दूनी 4, फिर 4 2 से कैंसिल 120। तो जो औसत पूछा है एवरेज गति वो कितना आ जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 आदमी एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को 18 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। देखिए मैन पावर गुना टोटल टाइम किसके वर्क होता है, टोटल टाइम के। ठीक है ना, मैन पावर इनटू टोटल टाइम किसके इक्वल है, टोटल वर्क के। ठीक है, तो पहली कंडीशन में कितने व्यक्ति हैं और कितना टाइम है बराबर रहेगा, दूसरी कंडीशन में कितने आदमी और कितना टाइम है। ठीक है ना, तो M1 कितना दिया हुआ है, मैन पावर कितनी है 24 आदमी, और पहली ही कंडीशन में टाइम कितना है 24 दिन, वो किसके बराबर है M2। ये हमें निकालना है कितने आदमी हैं, लेकिन टाइम दिया हुआ है 18। ठीक है, अब 6 से काटिए, 6 दिया 18, 6 चौक 24। ठीक है, फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 8 24, 8 चौक 32, यानी दूसरी कंडीशन में हमें 32 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी काम को करने के लिए। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज का परिमाप 100 है, यदि इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। परिमाप मतलब बाउंड्री की लेंथ। ठीक है ना, तो ये त्रिभुज मैंने बना ली, तो 2 भुजाएं बराबर कौन सी कर दी, ये और ये। ठीक है ना, तो इनकी लेंथ मैंने मान ली ये भी x है और ये भी x है। तो तीसरी भुजा क्या बोला है, तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, यानी x + 10। ठीक है, अब परिमाप का मतलब बाउंड्री की लेंथ, तो तीनों को जोड़ दीजिए x + x प्लस x + 10। ठीक है ना, तो किसके इक्वल है 100 के। ठीक है, ये 10 राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, तो x + x + x कितना होता है 3x, दैट इज इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। हमसे पूछा है तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तीसरी भुजा की लंबाई क्या है 30 और 10 40। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नंबर दिए गए हैं और इसका हमें मोड ज्ञात करना है, बहुलक। मोड का मतलब होता है कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, पहला ऑप्शन 13 है, तो देखते हैं 13 कितनी बार आया है, 1 2, तो 13 2 बार आया है। ठीक है, 14 देखते हैं कितनी बार आया है, 1 2, ये भी 2 बार है। 15 देखते हैं कितनी बार आया है, 1 2 3। फिर 12 है, 12 देखते हैं कितनी बार आया है, 1 बार। तो दिए गए 4 ऑप्शन में आप देख सकते हो 15 जो है वो 3 बार आया है, तो यही हमारा बहुलक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 647m 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या m का मान ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या है 647m, ये संख्या है, ये 11 से भाग होती है। ठीक है ना, तो 11 से भाग होने के लिए कंडीशन क्या है, ओड प्लेस पर जो डिजिट हैं उनका जोड़। तो इनका जोड़ कितना है 4 + m, और जो इवन जगह पे है जो डिजिट उनका जोड़ 7 और 6 13।
इनका डिफरेंस जो है वो 11 से भाग होता है तो पूरी संख्या 11 से भाग होगी। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, देखिए इवन का जोड़ कितना है 13 और ओड जो है उनका जोड़ कितना है 4 + m। अब 4 ऑप्शन में से m की वैल्यू कौन सी रखूं कि डिफरेंस जो है वो 11 से भाग होता हो। देखिए अगर मैं m 5 रख रहा हूँ तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 13 - 9 कितना होता है 4। क्या 4 11 से भाग होता है, नहीं होता, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बी रखता हूँ 6, 6 और 4 10, 13 - 10 3, क्या 3 11 से भाग होता है, नहीं होता, तो बी ऑप्शन भी गलत। 7, 7 और 4 11, 13 - 11 2, 2 भी 11 से भाग नहीं होता। अगर मैं 9 रखूँ, 9 और 4 13, 13 - 13 0, क्या 0 के डिवाइड में 11 करने पर पूरी तरह विभाज्य है, बिल्कुल है, क्योंकि 0 के डिवाइड में कोई भी नंबर हो आंसर हमेशा 0 रहता है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है 9 वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो वो कितने हैं, 7 × 1, ठीक है, 7 × 2, ठीक है, चलते रहेंगे 7 × 20, ठीक है। तो हमें इसका एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 7 इन सब को जोड़ोगे और फिर डिवाइड में इनके नंबर से डिवाइड कर दोगे। तो 7 × 1 + 7 × 2, ठीक है, तो चलता रहेगा +7 × 20 बाय संख्या कितनी हुई 1 2 यहाँ तक 20 तक रहेगी, ठीक है। हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। शॉर्टकट क्या है, देखिए ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी। 7 कॉमन ले लीजिए सब में से, तो 1 + 2 चलता रहेगा 20 तक और डिवाइड में कितना है 20। अगर आपको नेचुरल नंबर का औसत निकालना हो, ठीक है, सिर्फ नेचुरल नंबर का इसका, तो कैसे निकालोगे, पहले और लास्ट नंबर को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो 1 और 20 को जोड़ूंगा मेरे पास आएगा 21, 21 के डिवाइड में 2 करूंगा मेरे पास आएगा 10.5 और गुना में पहले से ही कितना था 7, तो गुना करूंगा 7 की और 10.5 की तो मेरे पास आएगा 73.5। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 7 के प्रथम गुणकों का औसत क्या है, 7 × 1 से 20 तक की संख्या का औसत। 1 से 20 तक की संख्या का औसत कैसे करोगे, 1 और 20 को जोड़ दीजिए, 2 से भाग करिए 10.5 और उसको 7 से गुना कर दीजिए। तो 73.5 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी ने एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी। तो पी ने जो वस्तु खरीदी है वो 800 रुपये में खरीदी है। तो 800 रुपये का मतलब क्या है, 100% किसके इक्वल आ गया 800 रुपये के। तो 1% किसके इक्वल आया है 8 रुपये के, ठीक है। आप इस इक्वेशन को याद रखें, ठीक है। पी ने एक वस्तु खरीदी 800 रुपये की और उसको 10% लाभ पर बेच दिया। 10% लाभ का मतलब होता है 1/10, यानी 800 का 1/10 कितना होता है 80 रुपये के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 880 रुपये सेलिंग प्राइस, ठीक है। बट उसने 880 की बेची नहीं है, उसने बेची है, यदि यह 920 रुपये में बिकी थी तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अगर 880 की बजाय उसने इसे 920 रुपये में बेचा था तो बताना है कि जो 10% लाभ था वो एक्चुअल में कितना लाभ था, ठीक है ना। इसमें वृद्धि हुई थी तभी तो ज़्यादा की बिकी है। तो 880 की बजाय 920 की बिकी है तो 40 रुपये अधिक में बिकी है। 1% 8 के बराबर है, दोनों तरफ 5 से गुना कर दीजिए तो 5% किसके बराबर होगा 40 रुपये के। तो मतलब पहले लाभ जो 10% था अब कितना हो गया है 5% इंक्रीज हो गया है, अब लाभ हुआ 15%, ठीक है ना। तो हमसे तो वृद्धि पूछी है कि कितने का इंक्रीज हुआ है, तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याएं 2, 5 और 7 के अनुपात में हैं और उनका योगफल 280 का आधा है तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना है। देखिए तीनों संख्याएं रेशियो में है 2, 5 और 7 के। मैंने इन तीनों संख्याओं को ही मान लिया, पहली संख्या है 2 यूनिट, दूसरी है 5 यूनिट, तीसरी है 7 यूनिट। तो तीनों का योग कितना होगा, जोड़ 2 और 5 7, 7 और 7 14 यूनिट। बट ये किसके इक्वल है 280 का आधा,
यानी 280 के डिवाइड में 2 140 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? एक यूनिट की 140 के डिवाइड में 14 यानी 10। तो हमसे पूछा है तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना है। अब देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 10 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 20। तो हम इस सबसे छोटी संख्या का स्क्वायर निकालना है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या का योग 11 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या 27 कम हो जाती है, नई संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए संख्या अंक बदलने पे कम हो रही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में देखिए 74 के अंक बदलूंगा तो 27 हो जाएगा, तो पहले बड़ी संख्या थी बाद में कम, तो ए ऑप्शन हमारा हो सकता है। बी ऑप्शन में देखिए 38 है, अंक बदलने पे वो क्या हो रहा है? 83 बन रही है, ठीक है, तो वो तो ज़्यादा है, तो बी ऑप्शन गलत। सी ऑप्शन में देखिए, सी ऑप्शन में क्या है? 83 है, अंक बदलने पे वो 38 हो जाएगी, कम हो रही है, तो सी ऑप्शन हो सकता है। डी में देखिए 47 है, अंक बदलने पर वो क्या हो जाएगी? 74, तो कम होने की बजाय ज़्यादा हो गई, तो डी ऑप्शन हमारा गलत है। तो बी और डी तो हो गए गलत। अब ए और सी में से हमारा सही आंसर है। तो बोला क्या गया है कि यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं, ये मैंने अंक बदल दिए तो संख्या 27 कम हो जाती है, तो अंक बदलने पे 27 कम हो जाती है। तो देखना 74 और 47 का डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 7 आएगा और 6 माइनस 4 2। तो आप देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन 74 जो है वही हमारा आंसर है, क्योंकि जैसे ही मैंने अंक बदले तो 74 से 47 संख्या हो गई और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 27। तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। 0.16 इंटू 0.16 को डिवाइड कीजिए 0.8 से, ठीक है। तो 0.16 इंटू 0.16, ठीक है, ये ब्रैकेट में है, फिर डिवाइड कीजिए 0.8 से, ठीक है ना। तो ब्रैकेट की वैल्यू पहले सोल्व करनी है, ठीक है। तो 16 गुना 16 256, ठीक है, और डिवाइड में कितना है? 10 की शक्ति 4 यानी 10,000, ठीक है। अब भाग को गुना में जब मैं कन्वर्ट करूँगा तो ये जो वैल्यू है वो उलट जाएगी, 1/0.8 हो जाएगा। तो पॉइंट हटा के जो 10 है वो ऊपर चला गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 8 दिए 24, ठीक है, 8 दूनी 16, 32 के डिवाइड में 1000 यानी 0.032, ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5x प्लस 7y बराबर है 19, 7x प्लस 5y बराबर है 17, तो x का मान ज्ञात करें। देखिए x की वैल्यू क्या है? इन चारों में से एक है, तो मैंने ए ऑप्शन से शुरू की, x की वैल्यू एक मान ली, ठीक है ना। तो इसको जब मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखूँगा तो यहाँ पे आएगा 5, ये राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, तो 7y किसके इक्वल आ गया? 19 माइनस 5 14 के, तो y की वैल्यू क्या आई? 2। तो मैंने ऑप्शन से x की वैल्यू 1 उठाई थी तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब ये दोनों वैल्यू अगर सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो मतलब हमारी x की जो वैल्यू थी वो सही है। तो दोनों वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में रख रहा हूँ। 7x, x की वैल्यू 1 है, प्लस 5y, y की वैल्यू 2 है, राइट हैंड साइड में 17 है, 7 एकम 7, 5 दूनी 10, 10 और 7 17, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन मैंने उठाया था x की वैल्यू 1 वो सही आंसर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करिए और उस पर आधारित सवालों के जवाब दीजिए। एक परीक्षा में विभिन्न विषयों में छात्रों द्वारा अर्जित किए गए अंक नीचे दिए गए हैं। ये स्टूडेंट हैं और ये क्या है? मैथ, विज्ञान, भूगोल और इतिहास, ठीक है ना, 4 सब्जेक्ट हैं, उनमें उन्होंने अंक लिए हैं। तो प्रश्न क्या है? सभी 4 विषयों में धवल द्वारा अर्जित अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो धवल कहाँ पे है? ये रहा धवल। तो उसने गणित में 80 नंबर लिए हैं, ठीक है, फिर 65 नंबर लिए, फिर 80, फिर 60, ठीक है ना, 4 सब्जेक्ट में इतने नंबर लिए हैं। तो हमें इसका औसत निकालना है, चारों को जोड़ दीजिए
और 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा 285, डिवाइड 4 से करोगे तो हमारे पास आएगा 71.25। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टेबल सेम है। कौन कक्षा में कुल प्रतिशत के हिसाब से परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शन दिए गए हैं बीनू। तो बीनू ने चारों पेपर में कितने अंक लिए हैं? 300। ठीक है, और कितने में से 120 और 120 240 और 200 यानी 440। तो परसेंटेज रहा उसका 68.18। ठीक है, फिर बात आती है चिराग। चिराग ने कितने अंक लिए हैं? चिराग ने अंक लिए हैं 310 440 में से, तो उसका परसेंटेज बैठता है 70.45। ठीक है, फिर है ऑप्शन में धवल। धवल ने कुल मार्क्स लिए हैं 285। ठीक है, कितने में से लिए हैं? 440 में से। ठीक है, तो परसेंटेज बैठता है 64.77। ये मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखे हैं। ठीक है, एल्सा, एल्सा क्या है? एल्सा ने कितने लिए हैं? एल्जा दिया हुआ है यहाँ पे, एल्जा। तो एल्जा के मार्क्स है 80 65 95 और 50, तो टोटल मार्क्स आ गए 290 और डिवाइड 440 से करिए तो कितना बैठता है परसेंटेज? 65.9। ठीक है ना, तो पूछा है परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा किसका है? तो चिराग का है 70.45। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने छात्रों ने 50% से अधिक अंक अर्जित किए हैं? ठीक है, तो ये स्टूडेंट है, पहले मैं स्टूडेंट काउंट करता हूँ। अनिल, बीनू, चिराग, धवल, एल्जा, फरा और जॉर्ज, टोटल हैं 7। ठीक है, सबकी मैं परसेंटेज निकालता हूँ। अनिल की है 61.36। ठीक है, ये मैंने पहले ही निकाल के रखी हुई है। बीनू है, इसने 68.18। फिर चिराग है, इसका है 70.45। फिर धवल है, धवल ने है 64.77। ठीक है, फिर एल्जा है, एल्जा के हैं 65.90। फिर है फरा, फरा की है 61.36। फिर है जॉर्ज के, इसके हैं 58.40। तो हमसे पूछा है कितने छात्रों ने 50% से अधिक अंक लिए, तो छात्र कितने हैं? 7, सभी ने 50% से अंक ज़्यादा लिए हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।